Good morning, everyone. In the previous video lecture, I have discussed with you the agricultural sector and industrial sector on the eve of independence. Today, I am going to discuss the condition of the foreign trade at the time of independence. India has been an important trading nation from since very long. Since ancient times, India has been an important trading nation. But colonial government की वजह से, that is yours, Britishers ने इतनी restrictive policies लगा रखी थी जिससे हमारे स्ट्रक्चर पर, कॉम्पोजिशन पर, वॉल्यूम पर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हर चीज पर क्या पड़ा था, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा था. इंडिया क्या कर रहा था, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, हम जो खुद हमारे पास, हम रॉ मटेरियल है हमारे पास, बट रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे. बिकॉज किसके ये ऑर्डर्स थे, क्योंकि ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रहा था. जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चल रहा था तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रही थी, तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या कर दिया था, बिल्कुल एक एक्सप्लॉइट कर दिया था. द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. क्या कंडीशन थी, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, दैट इज रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे. एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हम रॉ मटेरियल को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, एंड फिनिश्ड गुड्स को हम क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, cotton, wool, sugar, indigo, jute, and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the British industries. That is, हमारा composition क्या था, प्राइमरी प्रोडक्ट दैट इज रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर एंड फिनिश्ड गुड्स के इम्पोर्टर. Second is monopoly control of British rule. More than half of India's foreign trade, you can say round about 85% जो हमारा ट्रेड था ना, वो किसके साथ हो रहा था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, while the rest was allowed with few other countries like China, Sri Lanka, Iran. But more than half हमारा ट्रेड किसके साथ हो रहा था, दैट इज योर ग्रेट ब्रिटेन के साथ. ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. The opening of Suez Canal reduced, क्या benefits थे Suez Canal के, जिससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके एंड इंडियन मार्केट तक पहुंचना बहुत हेल्प उसमें मिल रही थी. किसको बेनिफिट हो रहा था, ब्रिटेन को. कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड, मतलब पूरा अफ्रीका को घूम के प्रॉपर नहीं आना पड़ रहा था. स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, वाटरवेज इन द वर्ल्ड. कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1869. स्वेज कैनाल वॉज ओपनड, ग्रेटली रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया बाय सम 5100 miles as ships no longer needed to travel round southern Africa.
There is a question that when was Suez Canal operated or opened, and what was the main purpose? That is, it was also opened to provide a direct market, to provide a direct route between Britain and India. That is also for the benefit of the Britishers only. Third, drain of Indian wealth during the British rule. Now, under the British rule, India became an exporter of primary products. India क्या था? Primary products का exporter and an importer of finished goods. There was a huge export surplus. मतलब हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, बट मतलब बहुत अच्छा, ठीक है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे तो फंड्स आ रहे थे, सरप्लस एक्सपोर्ट था हमारा, बट वो जो एक्सपोर्ट से फंड्स आ रहे थे, जो वो सरप्लस था, it was used to make the payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. Expenses fought on wars के लिए यूज हो रहा था, and to import the invisible item. Invisible items कौन सी होती हैं? Like services and all. Right? So this was the condition of the India's foreign trade during the British rule. Next is demographic transition. When was first official census conducted? It was conducted in the year 1881. Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in India's population growth. From 1881 onwards, हर 10 सालों में क्या कंडक्ट होता है? सेंसस. 1921 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैन बी देयर. 1921 को क्या कहा गया है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. बिफोर, क्यों कहा गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिफोर 1921 नो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कभी बढ़ती थी, कम होती थी, इट वॉज फ्लक्चुएटिंग. बट आफ्टर 1921 क्या हुआ था? इंडियाज पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइंड एंड recorded a consistent rise. From the year 1921, India's population never declined and recorded a consistent rise. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? That is your year of great divide. What is the demographic condition during the colonial rule? डेमोग्राफिक कंडीशन में हम क्या बताते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि प्रॉपर हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज उस टाइम पे अच्छी नहीं थी. बर्थ रेट का मीनिंग क्या है? बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. And death rate refers to the number of people dying per 1000 persons in a year. दोनों ही क्या थे? बहुत ज़्यादा थे. 48 per 1000 birth rate था and 40 per 1000 it was the death rate. डेथ रेट क्यों ज़्यादा था? बिकॉज लाइक यू कैन से मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, इन सब बीमारियों का भी इलाज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट था. Extremely, second point is extremely low literacy rate. Literacy rate refers to the total number of literate person. Now, what is literacy? That is the ability to read and write. Overall literacy rate was less than 16%. Out of this, the female literacy level was negligible. You know, na? So, that is male dominating society was existing during the British time period, and preference was also given. It was gender biased society. Female literacy rate was negligible, low of about 7%. Poor health facilities.
public health facilities were either unavailable to large mass of population or when available were highly inadequate. कहते पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी. वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस were widespread and took a huge toll of life. High infant mortality rate. Now, what is infant mortality rate? Infant mortality rate refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age per 1,000 live births in a year. क्या था infant mortality rate? It was quite alarming, 218 per 1000. अब फिर भी कम हो गया है 44 per 1000 in 2011. Low life expectancy. Life expectancy refers to the average number of years for which people are expected to live. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या बताते हैं कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज दैट इज 44 years एंड प्रेजेंटली इट इज राउंड अबाउट 68 years. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लो था. There was no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt extensive poverty because it is understood जब हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज द main consequence of that. So it can be concluded that the British rule was the main reason to worsen the profile of India's population. Next topic is occupational structure. Occupational structure refers to the distribution of working persons across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. Occupation, 3 एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं, either primary or secondary or tertiary. Occupational structure refers to the distribution of workforce across primary, secondary and tertiary sector of the economy. हमारी सिचुएशन क्या थी? प्राइमरी सेक्टर में आता क्या है? दैट इज फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री. ये सब किस में आता है? प्राइमरी में. दैट इज प्राइमरी में it includes the production unit which exploit the natural resources. Second is your secondary sector. It includes production units which are engaged in that is your secondary, no, that is from raw material किसमें convert करना? Finished goods में. For example, firms engaged in converting sugarcane into sugar, construction companies, power generation, इन्हें हम क्या कहते हैं? Secondary, because it depends on the primary sector for the raw material. Next is your tertiary sector. It includes production, इसमें services आती है basically, transportation, education, finance, government administration. तो ये सब हमारे पास किस में आता है? That is your occupational structure. Now, during the colonial period, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट, इट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. द एग्रीकल्चरल सेक्टर accounted for the largest share of workforce with approximately 72%. More than 72% of that is your population किस में engaged थी? एग्रीकल्चर में. मतलब इस टाइम पर जब हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, बाकी की जो कंट्रीज है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज्ड थी. तभी तो आज जापान देख लो, अमेरिका देख लो, तो ये कंट्रीज कितनी आगे, बिकॉज इन्होंने मेन फोकस किस पर डाला था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर. द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर उस टाइम हमारा कितना था? ओनली 10% एंड 18%. रीजनल वेरिएशन. Another striking aspect was the growing regional variation. State of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal
witnessed a decline in dependence of workforce. ये जो countries थी, ये जो states थी, इनकी workforce विटनेस्ड अ डिक्लाइन, मतलब ये लोग इतना एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थे, ये किस पर डिपेंड थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. एट द सेम टाइम इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर. उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये किस पर डिपेंड थे? दैट इज योर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे. So this is the condition of the occupational structure at the time of independence. बेसिकली क्या बताया गया है कि मेन हमारा फोकस किस चीज़ पर था? प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर, बट रीजन वाइज वेरिएशंस थे. कुछ रीजन्स इंडिया के किस में इन्वॉल्व थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में, लाइक स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड बाकी जो उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये किस पर डिपेंड थे? दैट इज योर टोटली मोर workforce was engaged in agriculture. Next is, what are the positive contributions of the British rule? अगर हम उनका मकसद देखें, उनका मोटिव देखें, तो it was definitely the exploitation of the Indian economy. But yet British rule had some positive effects on the Indian economy. That is, number one, self-sufficiency of food grain production. Commercialization. उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था? दैट इज़ योर, उन्होंने कहा था कि फूड क्रॉप्स की जगह क्या लगाओ? कैश क्रॉप्स लगाओ. तो पहले हमारे फार्मर्स सिर्फ अपना सब्सिस्टेंस सिक्योर करते थे, बट अब हमारे फार्मर्स किसके लिए काम कर रहे थे? दैट इज योर टू सेल द, दैट इज योर क्रॉप्स, एंड दैट इज दे वर वर्किंग commercially now. Commercialization of agriculture initiated by the British government resulted in self-sufficiency of food grain production. ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया था, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, भले उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था. दैट इज, उनको तो ये था ना कि उन्हें प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट मिल सके, तो उन्होंने इंटीरियर ऑफ इंडिया में प्रोडक्ट को भेजने के लिए, दैट इज ब्रिटिश गुड्स को इंटीरियर्स में भेजने के लिए रेलवेज को डेवलप किया था. बट देन ऑल्सो वी कैन से कि एक उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही था जिससे इंडिया की भी ग्रोथ हुई थी. ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. थर्ड, चेक ऑन फेमीन्स. रोड्स, रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द occurrence और इम्पैक्ट ऑफ फेमीन्स, ताकि ऐसे एरियाज पर, अफेक्टेड एरियाज पर जल्दी से फूड की सप्लाईज पहुंचाई जा सके. कहीं ड्रॉट्स आ गए हैं, कि फ्लड्स हैं, एनीथिंग. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. ब्रिटिश रूल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मनी को. दैट इज फ्रॉम बार्टर सिस्टम. पहले क्या था? गुड्स के बाद बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना. तो कहते हैं बट बार्टर सिस्टम से हम किधर शिफ्ट हो गए थे? मॉनेटरी सिस्टम. ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब एक बहुत अच्छे से वो क्या करते थे? मैनेज करते थे. दे लेफ्ट अ लेगेसी. मतलब एक हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए वो एक एग्जाम्पल थे टू, दैट इज हाउ टू मैनेज, हाउ टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज द entire system. The British government had an efficient administration system which served as a ready reckoner for Indian politicians. तो वो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था. तो दैट इज योर, these are some of the positive contributions of the British rule if we kept aside actually their motive, right? No, because their motive was totally the exploitation of the Indian economy. But then also there were some positive contributions made by the British rule. Please go through the topic. In the next topic, I'll be discussing about the condition of infrastructure.
right? So go through the topic which I have explained today. Thank you. God bless you all. Take care.